नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और आपके बिजनेस या फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट करेंगे। तो कोई भी क्राइम या पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले जब तक कि वो इन्वॉल्व नहीं करते ऐसी चीज़ें जो इन मेजर 3 फैक्टर्स को अफेक्ट ना करें। तो यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कुछ दिनों से एक्चुअली मैं ऑफिस में नहीं था, जिसकी वजह से वीडियोस उस तरीके से नहीं बन पा रही थी जैसे हम बनाते हैं। सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट अब फिर से वीडियोस बिल्कुल कंटिन्यूसली ऐसे ही बनेंगी जैसे हमेशा बनती थी। एक ओवरव्यू लेते हैं। फॉर आईटी फर्म्स इट इज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग। रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट। पिछले 5 दिन जब मैं छुट्टी पे था तो हमने देखा कि रुपया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो लोग कह रहे हैं नहीं, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को तो काफी फायदा है, आईटी को तो बहुत फायदा होगा, आईटी के स्टॉक्स खरीद लो, ऐसे भी बोल रहे हैं कुछ लोग। और देखो, एक बार जानते हैं, ये कह रहा है कि आईटी फर्म्स के लिए मिक्स्ड ब्लेसिंग है। सो कैसे? सो विल नो। आज इंडस्ट्रीज पे फोकस करने वाले हैं। आज ज्यादातर आर्टिकल्स हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडिया की इंडस्ट्रीज से स्पेसिफिकली। तो इंडिया में अगर आप जितनी भी इंडस्ट्रीज जानते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं अच्छी, जो एक्सप्लेन करती हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा है हमारी इंडस्ट्रीज का भी। जैसे एफएमसीजी जो हमारी इंडस्ट्री है, यहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है, फूड इन्फ्लेशन काफी परेशान कर रहा है। दूसरा है हमारा फार्मा ग्रोथ में क्रिजल एक रिसर्च फर्म है, उसका एनालिसिस है यहाँ पर कि कैसे फार्मा ग्रोथ ड्राइव हो सकता है आगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। डिफेंस ग्रुप में भी, डिफेंस सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में आप देखो कुछ चीजें चल रही हैं। अडानी डिफेंस एक्वायर कर रहा है एमआरओ फर्म को जिसका नाम है एयरवर्क्स। जियो टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो जियो ने लूज किए हैं करीब 37.6 लाख यूजर्स अक्टूबर के महीने में, एक महीने में। और एयरटेल ने ऐड किए हैं करीब 19 लाख। तो काफी अस्टॉन्डिंग डेटा है। अगर आप देख रहे हो कि जियो लूज कर रहा है और एयरटेल अब गेन करना शुरू कर रहा है, दैट मींस वी हैव टू सी, क्योंकि एक्सपेंसिव मेरे ख्याल से एयरटेल ज्यादा है जियो से, एंड स्टिल वी आर सीइंग कि यहाँ पे जियो ज्यादा कस्टमर्स लूज कर रहा है। हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल मिसिंग द ट्रीज, आईएसएफआर डिस्गाइजेस गैप्स इन फॉरेस्ट कवर। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। और मुझे भी यही लगता था अब तक, लेकिन अगर हम देखेंगे इस आर्टिकल में, इसका कहना है कि 25% हमारा हो गया है अब जियोग्राफिकल जो कंट्री का लैंडमास कवर है फॉरेस्ट में। तो पहले से काफी इंक्रीज हुआ है, एक्चुअली काफी बेटर है पिछले 10 साल से पहले अगर आप देखेंगे तो जानते हैं कि पूरी बात क्या है। होंडा और निसान मर्ज होने वाले हैं, दोनों जापानीज कंपनीज और बहुत बड़ी दुनिया की बिगेस्ट कार कंपनीज में से एक है। गवर्नमेंट सेट्स FY 26 फोकस। गवर्नमेंट ने सेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 का फोकस पब्लिक स्पेंडिंग और सोशल सिक्योरिटी नेट पर, और यहाँ पे फिस्कल डिफिसिट के भी कुछ टारगेट्स हैं। तो ये सारे कुल मिलाकर के आर्टिकल्स हैं जो डिस्कस करेंगे, और इसमें से हर आर्टिकल, मुझे लगता है 90% आर्टिकल्स, चाहे आप कुछ भी करते हो, आपकी लाइफ को जरूर इंपैक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आईटी फर्म से। स्पेसिफिकली अफेक्ट करेगा उन लोगों को जो आईटी फर्म्स में या तो जॉब करते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके खुद के अप्रेजल के लिए, राइट। इंडस्ट्री ग्रोथ मैटर करती है अप्रेजल के लिए कि आपकी स्किल की कितनी वैल्यू है। अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो आपकी स्किल की वैल्यू अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भले आप स्किल को ग्रो ना करो, ऐसा है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। तो रीसेंट डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी में। अब मैं क्यों बात कर रहा हूं आईटी फर्म्स की, एंड इन्वेस्टर्स को भी ध्यान रखना होगा इस चीज पे कि कौन सी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है। जब क्या है कि आईटी फर्म्स डॉलर्स में कमाती है, राइट, हमें पता है। एंड रिसेंटली हमने देखा है कि अगेंस्ट डॉलर रुपी जो है लगातार नीचे गिर रहा है। एंड इंडियन आईटी सेक्टर की बात करें तो ये इसके लिए एक टेलविंड है जो जनरेट करता है 50 से 60% ऑफ रेवेन्यू यूएस मार्केट से। अकेले आईटी सेक्टर का 50 to 60% रेवेन्यू सिर्फ यूएस से आता है, और 1% डेप्रिसिएशन रुपी का मतलब भी होता है ना 0.5% रेवेन्यू का बढ़ जाना, मतलब 1 लाख करोड़ ऑन एन एवरेज अगर आपकी रेवेन्यू है समझो एक साल की, तो आप ये देखो 1% अगर रुपया डेप्रिशिएट हो गया डॉलर के अगेंस्ट, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 0.5% का वहां सीधा प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू में फायदा हो गया। और 1.5% इंक्रीमेंट होता है किसमें, प्रॉफिट में। तो कितना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट है 1% रुपए के डेप्रिसिएशन से खाली। तो ये जो इस क्वार्टर है करेंसी डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है कि ऑफसेट करेगी फर्दर फर्लो इम्पैक्ट्स, एंड इससे बेटर परफॉर्मेंस रहेगा, ये कहना है पारे कंसल्टिंग का, ये सीईओ है उनके, एंड EIR ट्रेंड का। तो सो फार तीसरा जो क्वार्टर चल रहा है इसमें रुपया डिक्लाइन हुआ है करीब 125 पैसे डॉलर के अगेंस्ट, और एनालिस्ट कह रहे हैं कि आईटी फर्म्स का मार्जिन इससे करीब 30 से 50 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होगा। मतलब
0.3% से 0.5%। अब ये देखिए अलग अलग ये एवरेज है, किसी फर्म के लिए हो सकता है 2% इंप्रूव हो जाए, वी नेवर नो राइट। किसका कितना यूएस में एक्सपोजर है ये भी मैटर करता है, कितना यूएस से पैसा आ रहा है। कुछ ऐसे आईटी फर्म्स होगी जिनका पैसा यूरोप से आ रहा है ज्यादा, तो लेकिन सब लोग जो है वो इतना ज्यादा मतलब एंथ्यूज नहीं है। जैसे कि फॉर फर्म लाइक आर्स जो लार्जली ऑफशोर है, रूपी डेप्रिसिएशन एक मिक्स बैग है। ये कहना है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ का हैप्पीएस्ट माइंड्स के। हैप्पीएस्ट माइंड्स लिस्टेड कंपनी आप जानते हैं, तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि हमारा रेवेन्यू तो बढ़ता है लेकिन हमें ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉसेस भी होते हैं। तो नेट नेट क्या होता है कि करीब कुछ कॉस्ट जो बढ़ने वाले हैं वो ऑफसेट हो जाते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है रुपए के कमजोर होने से। और अगर ज्यादा शार्प ड्रॉप आ जाए ना दूसरी करेंसीज में भी, जैसे कि सिर्फ इंडिया की नहीं ना पूरी दुनिया की करेंसीज में ड्रॉप आ रहा है, चाइनीज युआन, जापानीज येन, मैक्सिकन पेसो, तो इसमें फिर और ज्यादा प्राइसिंग प्रेशर आ जाते हैं। हमें अपने प्रोडक्ट्स को और सस्ते करने पड़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर चाइनीज करेंसी यहाँ से 30% गिर गई और रुपया वही है, तो आपको नहीं लगता कि लोग चाइनीज गुड्स खरीदेंगे, क्योंकि वो उनको 30% डिस्काउंट पे भी तो मिल रहा है। उनकी करेंसी की वैल्यू 30% गिर गई, तो वो सामान अब जो पहले वो लेट्स से 1 kg ले पाते होंगे 1.3 kg ले पाएंगे, 30% ज्यादा ले पाएंगे। ये एग्जाम्पल है, इसमें कैलकुलेशन गलत हो सकती है, बट आई होप व्हाट यू आर कि आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो 30% आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर सामने वाले की करेंसी 30% गिर जाए तो ये हमारा कंपटीशन फिर बढ़ जाता है, हमें दाम गिराने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। तो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 2% डॉलर के अगेंस्ट, और करीब करीब 27% स्लाइड आया है किसमें, ब्राजीलियन रियाल 27% गिरा हुआ है, मैक्सिकन पीसो 19% का ड्रॉप है, और जापानीज येन भी 12% नीचे है। तो रुपया तो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं इन सारी इकोनॉमीज में कुछ इनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप इंडिया से कंपेयर मत कीजिएगा इन्हें। एंड वीकर रुपी जो है हमें शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस देता है, लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ना लिमिटेड है हमारे कंपेटिटिवनेस पर, और ग्लोबल करेंसी ट्रेंड्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स ये हमेशा इन्फ्लुएंस करेंगे इस गेन को। तो नॉनदलेस जो कॉम्बिनेशन है फेवरेबल एक्सचेंज रेट का एंड जो स्टडी डिमांड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स की, ये आईटी सेक्टर के लिए तो बढ़िया ही है। तो हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो जो रुपए का ट्रेंड चल रहा है ये आईटी सेक्टर की मदद करने वाला है, ये कंफर्म कर रहा है ये आर्टिकल। और कैसे कर रहा है आप ये भी जान गए हैं कि 1% खाली अगर रेवेन्यू में, मतलब आप देख सकते हैं कि 1% रुपया गिरता है तो रेवेन्यू यहाँ पे % बढ़ जाता है, प्रॉफिट 1.5% बढ़ जाता है आईटी फर्म्स के। तो इट रियली हेल्प्स देम अ लॉट, एंड डिपेंडिंग कि यूएस में कितना एक्सपोजर है उनके रेवेन्यू का। बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर का। एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसी कंपनीज आती है, तो आप समझ गए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये जो हमारे डेली की चीजें बना रही हैं, जो डेली की चीजें हमें सेल कर रही हैं, ये सारी चीजें जो है एफएमसीजी कैटेगरी में आती है। तो इस कैटेगरी में प्रॉब्लम हो रहा है ना इस इंडस्ट्री में, इसमें स्लो डाउन आ गया है। और स्लो डाउन क्यों आ गया है, प्राइस बढ़ने की वजह से, कॉस्ट बड़ा बढ़ रहा है। मतलब कंपनीज कह रही है कि ऐसा हो गया है ना कि 5 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है इस टाइम पे, और 1 रुपए की चॉकलेट टॉफीज बनाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ना कि सिर्फ शहरी मार्केट्स में, अब अगर आप देखोगे तो जो सबर्बन एरियाज है मे बी, या फिर जो रूरल एरियाज है, गांव देहात के एरियाज है, वहां पे भी स्लो डाउन फील हो रहा है इन्हें, जबकि वहां पर काफी अच्छी तेजी थी। अगस्त अक्टूबर का अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो ग्रोथ रेट था 4.3%, 6.4% था ये सेम क्वार्टर पिछले साल। तो इस साल के कंपैरिजन में पिछले साल काफी बेटर था, एक तो इनका ये भी कहना है। एंड ये टैड बिट स्लोअर है देन 4.5% ग्रोथ जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर देखा था। तो पिछले साल सेम क्वार्टर ज्यादा ग्रोथ थी, और पिछले क्वार्टर भी इससे बढ़िया ग्रोथ था इनका। मतलब यहाँ पे सिक्वेंशियल ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ पे अर्बन सेक्टर की बात करें तो यहाँ तो स्लो डाउन चल रहा है कुछ क्वार्टर्स से लगातार, एंड शार्प डिक्लाइन यहाँ पे चल रहा है। जो अर्बन सेक्टर है इसमें ग्रोथ इन वॉल्यूम आया है 4.5% पे कंपेयर टू 6.9% सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगर ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखें तो एक डेफिनेटली एक स्लो डाउन है, लेकिन ये भी सच है कि जो 4.5% ग्रोथ है फॉलोइंग अ नियर 7% ग्रोथ प्रीवियस टर्म में, ये बहुत रेयर है। रिपोर्ट ने कहा कि ये जो फिनोमिनन है ये रेयर फिनोमिनन है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में ये सिर्फ 2024 के ही क्वार्टर में हुआ है, बस पिछले 5 साल में। तो ये स्लो डाउन सिर्फ इंक्रीजिंग प्राइसेस की वजह से हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, और एवरेज हाउस होल्ड जो है स्पेंड पर कैपिटा ये 13% जंप आया है इसमें सिंस द एएसओ क्वार्टर 2022 जो हो चुका है 6761 दिस क्वार्टर। तो एवरेज स्पेंडिंग इंडियन लोगों की आप देखिए 13% से बढ़ी है, तो काफी बढ़िया ग्रोथ है इसमें। तो एवरेज कॉस्ट जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के वो 4 रुपए पर केजी से 137 रुपए पर केजी हुए हैं अक्टूबर क्वार्टर में, फ्रॉम 133 रुपया केजी इन प्रीसीडिंग क्वार्टर।
तो सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा है। 133 रुपए पर केजी से जो कॉस्ट है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की 137 रुपए हो गई है, मतलब कितना 4 रुपए बढ़ गई है। तो प्रीसीडिंग क्वार्टर से, तो ये जो काइंड ऑफ ग्रोथ है जहां सिंगल कंसेक्यूटिव क्वार्टर हमें देखने को मिला है 2022 का इन्फ्लेशन पीरियड था जैसे तब, तो ये एक रेयर फिनोमिनन है, रिपोर्ट का खुद कहना है। जो ग्रोथ है इसे देख के डर नहीं जाना है। कुछ लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट भी कर रखी होगी क्योंकि एफएमसीजी लोगों को बहुत पसंद है, तो ये ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और ये जरूरी नहीं है कि आगे भी कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा। इन्फ्लेशन हमें लगता है कि कंट्रोल होगा स्पेसिफिकली 2025 में। तो ये रिफ्लेक्टिव है 11.1% इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रिकॉर्ड हुआ है जो अर्बन इंडिया के लिए अक्टूबर 2024 में। CFPI ग्रोथ ये हाईएस्ट है पिछले 15 महीनों में। कोई साइंस नहीं है फूड इन्फ्लेशन रिलेंटिंग इन इमीडिएट फ्यूचर। फूड इन्फ्लेशन इमीडिएटली तो नहीं कम होने वाला, ये हमें पता है, 1 साल तो कम से कम भी लगेंगे। एंड यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ रैपिडली जो है ये जा सकती है वॉल्यूम ग्रोथ से फॉर सम मोर टाइम। तो एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि अर्बन जो बेसिकली ग्रोथ है अर्बन एरियाज में वो करंट लेवल से भी आ चुका है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है फर्स्ट हाफ में नेक्स्ट ईयर। कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बड़ी नहीं है। रूरल एरिया में भी थोड़ा स्लो डाउन है। ग्रोथ जो है वॉल्यूम रूरल एरिया में 4% पे चल रहा है अभी। एंड अगर आप देखेंगे रूरल स्लो डाउन जो है ये एट्रीब्यूट किया जा सकता है टू आटा, व्हीट फ्लावर इनका कहना है, क्योंकि जो नॉन आटा रूरल एफएमसीजी ग्रोथ है वो स्टेबल है और लीनियर है एंड ग्रो कर रहा है सीजनली। लेकिन स्पेसिफिकली आप देखिए आटा इन्होंने कोट किया है, मतलब एक कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्टर्स जो कितना ज्यादा अफेक्ट करते हैं पूरे डेटा को, उनका इतना मतलब इतना ज्यादा मैं कहूंगा वो वेट कैरी करते हैं। तो यहाँ पे व्हीट फ्लावर एक ऐसा एट्रीब्यूटेबल मैं कहूँगा कमोडिटी है जिसकी वजह से रूरल स्लो डाउन कहीं ना कहीं डेटा में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि 2025 के सेकंड हाफ से इन्फ्लेशन का डेटा बिल्कुल नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। हमारा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स भी हमें लगता है कम आने लगेंगे और तब काफ़ी बढ़िया साइंस रहेंगे ग्रोथ के भी। बात करते हैं क्रिजल एनालिसिस के। क्रिजल ने एनालाइज किया है, रिपोर्ट निकाली है। एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक डिमांड ड्राइव करने वाला है फार्मास्यूटिकल ग्रोथ को। तो फार्मास्यूटिकल ग्रोथ इस बार अगर आप देखोगे रिजल्ट्स तो बहुत बढ़िया रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, राइट। सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। इवन मैंने तो देखा है कि कुछ मतलब स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज हैं जिनके रेवेन्यू में मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, ऐसे भी कंपनीज हैं फार्मा की। तो क्या क्या ड्राइव करने वाला है फार्मास्यूटिकल को? सबसे पहले तो हेल्दी एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल बहुत बढ़िया, और डोमेस्टिक डिमांड भी जो बहुत बढ़िया है, ये ड्राइव करने वाला है फार्मा ग्रोथ को। रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी स्टेबल हैं, वॉल्यूम्स बढ़िया चल रहे हैं और सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को, और क्रेडिट प्रोफाइल्स बहुत स्टेबल रहने वाली है। इसका मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं दवाई बनाने में उसकी प्राइस स्टेबल रहने वाले हैं। हम ये नहीं चाहते कि एकदम घट जाए, या फिर ये भी नहीं चाहते कि एकदम से बढ़ भी जाए। वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा रहेंगे, मतलब अच्छी क्वांटिटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिमांड रहने वाला है, जिसकी वजह से जब बड़े क्वांटिटी पे काम करो तो मार्जिन इंप्रूव रहते हैं, मार्जिन बढ़िया रहेंगे और क्रेडिट प्रोफाइल भी इनकी स्टेबल रहने वाली है। तो 10% का ग्रोथ था इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड अभी भी एक्सपेंशन होगा 8 से 10% का, ये इनका कहना है। एंड 9 से 11% की एक्सपेक्टेशन है लेड अगले साल, लेड बाय ओवरसीज डिमांड, जो बाहर एक्सपोर्ट हमारी डिमांड है। तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो अकाउंट करता है इंडिया के फार्मास्यूटिकल का 53%, मतलब जितना आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट का शेयर है फॉरेन का, उतना ही फार्मास्यूटिकल का भी है। अगर आप देखोगे तो ऑल्दो फार्मास्यूटिकल बहुत छोटा है आईटी की कंपैरिजन में, एंड यहाँ पे लेकिन ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। 13% की ग्रोथ FY24 में, और प्रोजेक्शन है 10 से 12% की FY25 में, 11 से 13% की ग्रोथ नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, प्राइसिंग बेटर होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगा अनटैप्ड मार्केट्स में, मतलब नए मार्केट्स में जहां पे हम पहले नहीं गए। और रेगुलेटेड मार्केट्स की बात करें तो जैसे यूएस है, यूएस में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अकाउंट करता है करीब करीब थर्ड, मतलब 33% इंडिया के फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट का, और यहाँ पे भी हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हमें लग रहा है कि हम यूएस में जो हमारा शेयर है ड्रग्स एक्सपोर्ट का वो बढ़ाएंगे, एंड जो इंडिया का हायर शेयर है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग अप्रूवल्स में, ये भी हमारी मदद करेगा। एंड जेनरिक्स के बियॉन्ड अगर हम देखें तो लार्जर प्लेयर अब फोकस कर रहे हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पे, जैसे बायोसिमिलर्स एंड कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, जो ग्रो करेंगे हमारे जो की ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे मीडियम टर्म के लिए। तो जो एक्सपोर्ट्स हैं सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए, जैसे 35% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, ये दे आर एक्सपेक्टेड टू गेन पेस, एंड ये सपोर्टेड है बाय डिमांड रिवाइवल, इंप्रूविंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एंड ये लोकल करेंसीज को भी स्ट्रेंथन करेगा अगेंस्ट डॉलर, एंड जो ईजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस है इन सिलेक्टेड अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो कंपनीज वेंचर कर रही है स्मॉल और नए मार्केट्स में इन एशिया,
अफ्रीका नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के थ्रू, एंड जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स हैं वो लाइकली मेंटेन करेंगे अपना ग्रोथ लीड इस रीजन में। ज़्यादातर जो ड्रग एक्सपोर्ट्स है ना हमारे यहाँ पे मॉडरेट इंक्रीज मिलेगा हमें, वॉल्यूम ग्रोथ क्वांटिटी ग्रोथ बढ़िया रहेगी नए लॉन्चेस से। कस्टमाइज सिंथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स ड्रग्स की जो हमारी डिमांड बढ़ रही है इसकी वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है ये जो ग्रो किया है 7% से FY24 में, एक्सपेक्टेड है कि 7 से 9% बढ़ेगा FY25 में, एंड 8 से 10% FY26 में, जहाँ पे हायर प्राइसेस एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस रहेंगे। तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, स्पेशली एक्यूट थेरेपी सेगमेंट में, ये मॉडेस्ट रहने वाला है। हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन हम लोग करते हैं ना, बेसिकली आप ऐसे समझो कि जो मेडिसिन को बनाने का खर्चा है ये और कम होने वाला है, 70 to 80 बेसिस पॉइंट ये इंप्रूव होगा टू 22.5% इन FY25। तो जो मार्जिन है बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन आप समझो इसे, ऑपरेटिंग मार्जिन को ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये भी बढ़िया होने वाला है। इनपुट कॉस्ट स्टेबल रहने वाले हैं। एडिशनली जो रुपया डिप्रिशिएट हुआ है ना डॉलर के अगेंस्ट, इससे हमारे एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री भी 50 to 60% पैसा कहाँ से कमा रही है, एक्सपोर्ट से कमा रही है। तो ऑफ कोर्स रुपया वीक होने से इनको फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। जो क्रेडिट प्रोफाइल है, मतलब क्रेडिट स्कोर समझो, आपका क्रेडिट स्कोर होता है 700, 800 या 600 जैसा भी रहता होगा आपके जो भी एक्टिविटीज़ हैं डेट से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, तो ये भी स्टेबल रहने वाला है। लो लेवरेज है, ज़्यादा डेट नहीं है, उधार नहीं है, वेल प्लान्ड R&D एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो काफ़ी हेल्दी लिक्विडिटी भी नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया ये रिसर्च बता रहा है कि फार्मास्यूटिकल के लिए अगला कुछ साल रहने वाला है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, यह है डिफेंस के बारे में। डिफेंस के बारे में रोज पढ़ने को नहीं मिलता, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं। तो अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज ADSTL, इन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट कि एक्वायर करेंगे 85.8% स्टेक किसमें, अडानी वर्क्स में, और इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरऑल कंपनी होगी ये, जहां वैल्यूएशन होगा 400 करोड़ का। एयर वर्क्स अंडरटेक करती है बेस मेंटेनेंस, नैरो बॉडी और टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट के लिए। अब देखिए टेक्निकल चीजें मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, बिकॉज मैं एरोस्पेस इंजीनियर नहीं हूँ, राइट। हम ज़्यादा फोकस करते हैं इकोनॉमिक चीज़ों पे। सो वी हैव सीन कि प्राइवेट डिफेंस सेक्टर जब ग्रो कर रहा है ना, तो वी नो कि हमारे पास इतना जो इंजीनियरिंग टैलेंट है ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा इस चीज़ में स्पेसिफिकली, बिकॉज डिफेंस में हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्रीज लगेंगी और जहाँ पे हमें लोग चाहिए काम करने को। रिसर्च पे डिफेंस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, डिफेंस में रिसर्च इज़ द मेन थिंग, राइट। तो वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल जो इसमें काम कर सके, एंड आई थिंक वी हैव द पूल ऑफ टैलेंट एट अ वेरी गुड कॉस्ट कंपनीज के लिए, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन चाहिए एंड एक्सपीरियंस सबने ऐसे बिल्ड किया, कहीं पे कोई साइंटिस्ट बन के पैदा नहीं हुआ था। एवरीबडी स्टार्टेड विद स्क्रैच, हमें तो स्क्रैच से नहीं करना है। विल हैव टू सी कि थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए बाहर से। तो करीब करीब 1300 लोगों का वर्कफोर्स है अडानी वर्क का, एंड ये हैंडल करते हैं MRO वर्क्स ऑफ कमर्शियल एज वेल एज डिफेंस एयरक्राफ्ट का। तो जो एक्विजिशन है ना एयर वर्क का, ये हेल्प करेगा अडानी ग्रुप को कि ये अपना प्रेजेंस सिविल एविएशन सेक्टर में एक्सपैंड करे। ग्रुप करंटली ऑपरेट करता है करीब करीब 7 मेजर एयरपोर्ट्स इंडिया में, यस, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी। एडिशनली कंस्ट्रक्ट कर रहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट, ये एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेशनल हो जाएगा बाय mid-25। एंड इंडियन कैरियर्स जो है उन्होंने ऑर्डर किया है अबाउट 1500 कमर्शियल एयरक्राफ्ट लास्ट 2 years में। इसका मतलब इंडिया में भी एयरलाइन कंपनीज काफी अच्छा ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट कर रही है। तो मासिव एक्सपेंशन चाहिए होगा एग्जिस्टिंग MRO सर्विसेज में भी। जीत अडानी जो डायरेक्टर अडानी एक्सपोर्ट्स के, उन्होंने कहा है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस टाइम पे बहुत बड़ा, 3rd लार्जेस्ट है हम लोग ग्लोबली, और 1500 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं हमारे पास कमिंग ईयर्स में। तो हमें MRO सेक्टर में कुछ बढ़िया प्रेजेंस यहाँ पे बनानी होगी, स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने होंगे। कमिटमेंट है हमारा कि हम बिल्ड करें इंटीग्रेटेड एविएशन सर्विस इकोसिस्टम, जिससे इंडिया का एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। और इंडिया में बहुत कम कंपनीज आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, तो हमें चाहिए, और बड़ी कंपनीज ही यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क ले सकती हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि अगर इन्होंने $500 मिलियन लगाए या $100 मिलियन लगाए, एंड लेट्स से वो नहीं वर्क करता है, ये सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन कोई एकदम से स्टार्टअप ये करे ना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जियो ने लूज किया है 3.7 मिलियन यूजर्स इन अक्टूबर, एंड एयरटेल ने ऐड किया है 1.9 मिलियन आफ्टर 3 months ऑफ डिक्लाइन। तो सब्सक्राइबर लूज कर रहा है जियो लगातार, चौथे महीने 37.6 लाख यूजर्स को इन्होंने लूज किया है। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये भारतीय एयरटेल है, इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली गेन किया है। तो ये ट्रेंड काफी रेयरली देखने को मिलता है ओवरऑल। तो जितना भी हमारे जो मार्केट लीडर है जियो, इनका सब्सक्राइबर लॉस चल रहा है, एंड ये एक्सलेट हुआ है टिल
सितंबर। लेटेस्ट एट्रिशन जो आया है वो काफ़ी कम है पहले से। पहले तो 7.96 मिलियन का था एंड 4.1 मिलियन का था जब इन्होंने अपने प्राइस इंक्रीज किए थे कुछ महीने पहले। आप सबको पता होगा क्योंकि हम सब लोग सेम ही सिम यूज़ करते हैं, इंडिया में तो 2 ही सिम है मेजर अगर आप देखोगे तो क्यूमुलेटिवली जो टेलीकॉम स्पेस है यहाँ पे इन्होंने 16.48 मिलियन यूजर्स मतलब 1.6 करोड़ यूजर्स इन्होंने लूज किए हैं। तो पास्ट 4 मंथ्स में जो है 3.4% अपने टोटल सब्सक्राइबर बेस का ऑफ 476.5 मिलियन, मतलब ये करीब करीब 47 करोड़ हो गए, 47.65 करोड़। तो फाइनेंशियली जो स्ट्रगल कर रहा है हमारा एक एंटिटी वो है वोडाफोन आइडिया। इन्होंने भी करीब 19 लाख लोग लूज किए हैं अक्टूबर में, जो हाईएस्ट है पिछले 4 महीनों में। एंड प्राइवेट टेलीकॉम स्पेस की अगर बात करें तो वोडाफोन ने सबसे ज़्यादा लूज किए हैं सब्सक्राइबर्स पिछले 2 साल में, जहाँ पे इन्होंने करीब करीब जून तक अगर आप देखेंगे जब इन्होंने 0.86 मिलियन लूज किया था एक ही आई थिंक क्वार्टर में। तो ट्राई मैंडेट कर रहा है सेपरेट रिचार्ज प्लान्स फॉर वॉइस एंड एसएमएस। ट्राई ने अमेंड किए कुछ टैरिफ रूल्स। ट्राई आपको पता होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया का, और ये तो सबको ही इफेक्ट करता है। इन्होंने कहा है कि जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, इनको सेपरेट प्लान रखना चाहिए वॉइस कॉल के लिए, एसएमएस के लिए, कस्टमर्स के लिए जो डेटा नहीं यूज कर रहे हैं। और रेगुलेटर ने रिमूव किया है कैप 90 डेज का ऑन स्पेशल रिचार्ज कूपन्स एंड एक्सटेंड किया है अप टू 365 डेज। और इससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स को मदद मिलेगी कि ये सर्विसेज के लिए पे कर पाएं जो ये यूज करते हैं। ट्राई ने ये भी कहा है कि ये इनका व्यू ये है कि जो सेपरेट एसटीवी है फॉर वॉइस एंड एसएमएस इन एडिशन टू एक्जिस्टिंग डेटा ओनली एसटीवी बंडल ऑफर, ये मैंडेट करना चाहिए। तो अब एसएमएस के प्लान अलग हो जाएंगे एंड वॉइस ओवर के प्लान आपको डिफरेंट यहाँ पे मिलेंगे। तो लेट्स सी, इससे शायद में भी हमारा खर्चा में भी बढ़े। मिसिंग द ट्रीज बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एडिटोरियल आर्टिकल की, और जो बिग पिक्चर है ना बाइनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में इन्होंने रिलीज किया ईयर लेट, ये सजेस्ट करता है कि जो कंट्री का फॉरेस्ट कवर है इट इज इन गुड शेप। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया को जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है ये रीच कर चुका है 25% ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल लैंडमास। एंड जो रिपोर्ट है ये शो करता है इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर बाय 156 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द कंट्री ओवर 2021। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव ने एम्फसाइज किया कि इंडिया ने ऑगमेंट किया है अपना कार्बन सिंक टू 2.2 बिलियन टन ओवर 2005 के लेवल से अगर आप कंपेयर करें। तो ये कह रहा है कि ट्री कवर 25% हो चुका है हमारे ज्योग्राफिकल लैंडमास का, और फॉरेस्ट कवर बढ़ा है 156 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द कंट्री ओवर 2021। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट जो है भूपेंद्र यादव ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि इंडिया ने कार्बन सिंक जो है ऑगमेंट किया है टू 2.929 बिलियन टन ओवर 2005 लेवल्स। और हमारा जो एक्चुअली कमिटमेंट है ना पेरिस एग्रीमेंट में वो था 2.5 बिलियन का बाय 2030। तो ये तो हम ऑलरेडी अचीव कर लेंगे क्योंकि हमने 2.29 बिलियन ऑलरेडी अचीव कर लिया है कार्बन सिंक। एंड जो एक थोड़ा और आप ग्रैनुलर लुक देंगे ना इस रिपोर्ट को, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं दैट शुड डिम सम ऑफ द ऑप्टिमिज्म हियर। तो ये जो पहला पैराग्राफ पढ़ के काफी ऑप्टिमिज्म आया ना, इसको ये डिम कर देगा। कुछ ऐसी चीजें राइटर का कहना है इस रिपोर्ट में। ऑल्दो फॉरेस्ट कवर 25% बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये स्टिल जो प्रिस्क्राइब था बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 की 33% होना चाहिए ऑप्टिमम इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, उससे बहुत कम है। जो ऑथेंटिसिटी है इस कवरेज की वो भी ओपन टू डाउट है, क्योंकि फॉरेस्ट का डेफिनेशन बड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। एंड एज ओल्ड इशू जो एनवायरमेंटलिस्ट रेज करते हैं टाइम एंड टाइम अगेन, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है डिफाइन करता है फॉरेस्ट को कि ये वो लैंड है जो कवर करता है एटलीस्ट 1 हेक्टेयर जहां पे ट्री कवर डेंसिटी 10% की है। और ये इनेबल करता है एसएफआर को जो स्टार्ट हुआ था 1987 में कि ये प्लांटेशंस को भी इंक्लूड करे, ऑर्चार्ड्स को, बैम्बू एंड सो ऑन डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर में। तो यहाँ 2 प्रॉब्लम्स है इसके साथ एसोसिएटेड हैं जो इंक्लूजन्स में। एक तो कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं कि जो प्लांटेशंस है ये लैक करते हैं द डेडवुड एंड अंडरग्राउंड बायोमास डेवलपमेंट, जो कि काफी की रिसोर्सेज हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के। एंड जो दूसरा पॉइंट ये उठाते हैं कि प्लांटेशंस ना हिंड्रेंस हैं बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करने के लिए, जो प्ले करता है क्रिटिकल रोल इन अरेस्टिंग क्लाइमेट चेंज। तो अगर आप प्लांटेशंस को भी इंक्लूड कर दोगे ना फॉरेस्ट के एरिया में, तो एक इनसफिशिएंट वे है ये मेजर करने का फॉरेस्ट कवर को। एंड ये एक्चुअली एक्ट करता है एज एन एलिबाई, एज अ प्रूफ, विटनेस कि यहाँ पे बहुत मासिव डिफॉरेस्टेशन है, तभी आपको ये प्लांटेशंस को भी फॉरेस्ट के एरिया में इंक्लूड करना पड़ रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे लार्ज स्वॉथ है, प्रिस्टीन फॉरेस्ट है जिन्हें कट किया जा रहा है अंडर द रेडार, ताकि
पाम प्लांटेशन यहाँ पे किए जाएं एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स क्वेस्ट कि हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करें पाम ऑयल में। यस, क्योंकि हम पाम ऑयल काफी एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर हमारा जो पाम ऑयल होता है ना वो इंपोर्ट होता है, सॉरी मैंने एक्सपोर्ट बोला है, इंपोर्ट होता है हमारा पूरा पाम ऑयल। तो आयरॉनिकली अगर आप ISFR रिकॉर्ड्स को देखोगे ना तो ये अरुणाचल प्रदेश को रिकॉर्ड करता है विथ एज अ स्टेट जिसके पास सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन कवर है, और मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है यहाँ पे। तो अगेन एनवायरमेंटलिस्ट जो है रवि चोपड़ा, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो ट्री कवर इंक्रीज हुआ है ये तो आउटसाइड डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट एरियाज में हुआ है। अगर आप देखोगे बीइंग अ नेटेड आउट फिगर, तो ओवरऑल एक्सपांशन जो है फॉरेस्ट का एंड ट्री कवर का, ये डिस्गाइज करता है इस फैक्ट को कि सिग्निफिकेंट बड़े बड़े लॉसेज रिकॉर्ड किए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर लॉस किया हमने, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न स्टेट्स में 58.22 स्क्वायर किलोमीटर हमने लूज किया है, जो सारे बहुत ही रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में। और लेस स्पेशियस डेफिनेशन पे अगर आप जाएंगे फॉरेस्ट के, तो वो ऑफर करता है पॉलिसी मेकर्स और इकोलॉजिस्ट को एक ऑथेंटिक पिक्चर इंडिया के फॉरेस्ट कवर का कि रियल में हमारा क्या कवर है। सिर्फ डेटा में हम लोग अच्छा देखें इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम रियली मतलब प्लांटेशंस और लेट्स से जो कवर नहीं है फॉरेस्ट का टेक्निकली डेफिनेशन के हिसाब से, हम उसे भी अगर काउंट करते हैं डेफिनेशन में, तो ये इंक्रीजिंगली क्रिटिकल है कि हम फॉलो करें अमेंडमेंट्स लास्ट ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के। एंड अमंग दोज जो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ एक्ट, वो लैंड है जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज बॉर्डर है फॉर नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स, या स्मॉल रोड साइड एमिनिटीज है, पब्लिक रोड्स हैं जो लीड करते हैं टू अ हैबिटेशन, या बिजारली या जूज, इको टूरिज्म फैसिलिटीज में, या रिकॉनेसांस सर्विस में। तो ये इमीडिएटली थ्रेटन करता है हमारे फ्रेजाइल इकोलॉजीज को इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के। तो ये सेट करता है अगेंस्ट इंडियाज ग्रोइंग रिलायंस ऑन कोल एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोर रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ कंट्रीज कार्बन सिंक इज एन अर्जेंट नेसेसिटी। तो यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं डेटा पे कि आप कमी बताओ, आप ये मत बोलो कि 25% खबर, आप बोलो कि सिर्फ 20% ही है, खराब चल रहा है हमारा, हमें पता तो चले कि खराब है तभी हम इंप्रूव कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी एक दिन। मे बी 50 साल बाद हम देखेंगे कि डेटा में हम लोग मे बी 30% पे हैं एंड रियलिटी में एक्चुअली वो 10% पे आ जाए, राइट? तो इट डजंट मीन एनीथिंग, इट डजंट मीन एनीथिंग। अगर रियल फॉरेस्ट्री नहीं है वो जो एक्चुअली क्लाइमेट को कॉम्बैट कर सकता है, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकता है, या टेम्परेचर को कम करने में एटलीस्ट मदद कर सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी अगर जंगल है, पेड़ है, तो वहाँ पे काफ़ी ठंड मिलती है, काफ़ी राहत मिलती है गर्मियों में। अगर आप सड़क पे चलते हो और दोनों साइड अगर ट्रीज हैं, तो आपने नोटिस किया होगा द डिफरेंस बिटवीन दैट रोड एंड कोई ऐसी सड़क जहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है, सिर्फ सड़क है, दोनों साइड से खाली है। राइजिंग थ्रेट फ्रॉम चाइनीज राइवल्स, होंडा निसान ऑन मर्जर रोड। अब कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना बड़ी टफ है, इजी नहीं है इसमें काम करना एज अ बिजनेसमैन। काफ़ी सारी कार कंपनीज आई गई, बंद हो गई। अब होंडा निसान क्या कर रहे हैं, ये मर्ज कर रहे हैं 2026 तक ये मर्ज हो जाएंगे। मर्ज करना और डी मर्ज, मैंने 2 वर्ड्स बताए थे आपको काफ़ी पहले कि डी मर्ज क्या होता है, अलग अलग हो जाना, मर्ज हो जाना मतलब इकट्ठा हो जाना, एकजुट हो जाना। तो ये दोनों एक ही कंपनी बन जाएंगी और ये हिस्टोरिक पिवट होगा जापान के ऑटो इंडस्ट्री के लिए, जो अंडरलाइन करता है कि काफ़ी बड़ा थ्रेट ये फेस कर रहा है चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर से। एंड जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट डोमिनेंट लेगेसी कार मेकर्स हैं, वो मैं कहूँगा जापानीज कार मेकर्स हैं। तब से ये यूएस मार्केट को डोमिनेट करते हैं, यूरोप को भी करते हैं, इंडिया में भी बहुत क्रेज़ है इनका। एशियन मार्केट्स आप देखिए पूरा इन्होंने अपने कार से डोमिनेट कर रखा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार्स के अगेंस्ट ये नहीं टिक पा रहे हैं। ऑनेस्टली अगर आप एशियन मार्केट्स में देखेंगे स्पेसिफिकली, वहाँ भी जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो जो टाइप है ये क्रिएट करेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो ग्रुप बाई व्हीकल सेल्स अगर आप देखें, आफ्टर टोयोटा एंड वोल्क्सवैगन। तो ये हमें 2 कंपनीज जो है दोनों को स्केल की अपॉर्चुनिटी देगा। ये शेयर करेंगे रिसोर्सेज इन फेस ऑफ इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम टेस्ला एंड मोर निम्बल चाइनीज राइवल्स जैसे कि BYD। तो जो मर्जर है होंडा एंड जापान के सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर निसान का, जो नंबर 3 है, तो ये काफ़ी बड़ा रीशेपिंग होगा इस इंडस्ट्री का, सबसे बड़ा रीशेपिंग होगा एक्चुअली अगर आप देखेंगे सिंस फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स एंड PSA जब मर्ज हुए थे 2021 में स्टेलांटिस बनाने के लिए $52 बिलियन डील में। तो लेट्स सी, अब यही तरीका है सर्वाइव करने का। अगर आप क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है बिजनेस में, तो आपको कहीं ना कहीं मर्ज करना होगा या कुछ भी चीज़ें करनी होंगी कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें आगे के चैलेंजेस के लिए। गवर्नमेंट सेट कर रही है FY26 फोकस ऑन पब्लिक स्पेंडिंग एंड सोशल सिक्योरिटी नेट। तो गवर्नमेंट का जो हेड ऑफ 2025-26 बजट प्रेजेंटेशन, फाइनेंस मिनिस्टर का जो मिड ईयर रिव्यू है फॉर 2024-25, कहना है कि जो थ्रस्ट है गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये होगा ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग,
एंड ये साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन करेगा सोशल सिक्योरिटी नेट को फॉर द पुअर एंड नीडी। इन अ स्टेटमेंट इन ऑन ट्रेंड्स इन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, अगर आप देखेंगे एक स्टेटमेंट दिया गया, इसमें कहा गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री रिफर्म करती है अपने कमिटमेंट को फिस्कल कंसोलिडेशन ग्लाइड पाथ पे, एंड ये टारगेट करती है फिस्कल डेफिसिट ऑफ लोअर देन 4.5%। तो फिस्कल डेफिसिट जहां कम होता है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे बेसिकली हमारा आप समझो कि एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा थोड़ा कम रहेगा। और अगर 10% का हम डेफिसिट रखने को तैयार है, इसका मतलब हम खर्चा 10% ज्यादा कर सकते हैं हमारी इनकम से। लेकिन अगर फिर 4.5% का टारगेट है, तो इसका मतलब आप सिर्फ 4.5% ही ज्यादा खर्च करेंगे अपने इनकम से। तो इनकम से आप कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वो आपका डेफिसिट होता है। आई होप कि लोगों को समझ में आ गया होगा सिंपल एग्जाम्पल से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ऐसी वीडियोस आप रोज़ देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।